तो आज के सेशंस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले हैं। ये क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, चीजें समझनी पड़ेगी तभी आप इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। आप एनसीईआरटी बुक को अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ही है, बट ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो नोट्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे, और चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ना है, समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, डरने की बात नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्ज के बारे में बात करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लोइंग ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ज के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा था, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को के बारे में पढ़ा। तब वहां पे हम लोगों ने ये समझा कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक को बोला गया है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो बेसिकली चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है या इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है, पहली बात। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले चार्ज को समझ लेते हैं। तो दो तरीके का चार्ज है, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्ज आपको देखने को मिलेंगे या सुनने में मिले होंगे अभी तक, ठीक है। सो चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एटम का चार्ज क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिलके एटम बना हुआ है, ठीक है ना। फंडामेंटल का मतलब होता है जैसे घर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी भी जो ब्रिक से बना हुआ घर है तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ब्रिक है। इसी तरीके से जो एटम है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। जहां कभी नहीं समझ में आए पूछ लेना है, सिंपल वर्ड्स यूज करूंगा, ट्राई करूंगा कि चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। सो जब भी एक दो चार्ज अगर आपस में है, दो चार्ज पार्टिकल है आपस में, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन लग सकता है। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ जाना, रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब भी दो लाइक चार्ज पार्टिकल होगा, एक जैसा चार्ज पार्टिकल होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा और एक दूसरे को दूर ले जाना चाहेगा। चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, चाहे यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आपस में रख दो, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर एक अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पार्टिकल इसके तरफ जाना चाहेगा और ये पार्टिकल क्या करेगा, इसके तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। हाँ, जब भी लाइक चार्जेस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, ठीक है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों चार्जेस क्या है, लाइक है क्या, नहीं, ये अनलाइक है, एक जैसे चार्ज नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वही लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। चार्ज के बारे में क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि चार्ज से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट बना हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें चार्ज को ही समझना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप समझना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, जैसे मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, इसी तरीके से चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है, और 1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल
चार्ज 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे इकट्ठे करो तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये वाला जो वैल्यू है ये कहाँ से आया है, तो इसको अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ये तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, तो चार्ज को कैलकुलेट करने का एक फंडामेंटल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा उस पर कितना चार्ज नेगेटिव आया है। या कोई भी मटेरियल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है उतना उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Ne के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं ये अभी समझाने का आप लोगों को ट्राई करूंगा कि किस तरीके से 1 कूलम चार्ज इतने 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में होता है। ठीक है, तो जरा इसको समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किसके इक्वल होगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा Q अपॉन E के इक्वल होगा। Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अमाउंट ऑफ चार्ज अगर 1 कूलम ले, ठीक है, चार्ज का अमाउंट कितना ले लिया, 1 कूलम लिया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो -19 कूलम यहां लिखते हैं। ठीक है, सो n क्या बताएगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर 19 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 1.6। अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 2 से करोगे तो 2 8 जा एंड 2 5 जा, आएगा या नहीं आएगा। अब 5 को अगर 8 से हम लोग डिवाइड करें, 5 को क्या करें 8 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे पहले हमें क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 6 जा 48, ठीक है, कितना आ गया 20, ठीक है, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल हो गया। सो बेसिकली हमारा आंसर कितना आया, तो ये आ गया 0.625 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर साइंटिफिक टर्म में लिखे तो कैसे लिखते हैं, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। सो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। समझ में आई बात, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग 6.25 10 टू द पावर 18 से मल्टीप्लाई करें तो देन यू विल गेट द 1 कूलम चार्ज। समझ में आई बात या नहीं आ रही है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। हेलो, नैतिक चला गया होगा, नैतिक, क्योंकि सारे बच्चे तो आ गए हैं क्लास के लिए। ठीक है ना, चला गया है, अब तो क्लास ही नहीं है, चले गए, सर भी चले गए। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जितना भी फंडामेंटल नॉलेज हमें चार्ज के बारे में चाहिए थी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिख रहा है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, फ्लो है थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट का मतलब ही होता है किसी भी चीज का फ्लो। जैसे वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो करंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
द डिवाइस विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडक्टर को ऐसे करके आप यहाँ पे छोड़ दो तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का तभी फ्लो स्टार्ट होगा जब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट करें, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कंडक्टर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से होके या इलेक्ट्रिकल डिवाइस से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अप्लायंस के अलोंग या उस डिवाइस के अलोंग आपको क्या करना पड़ेगा, सेल या बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। अब सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन और दूसरी क्या है, छोटी लाइन। छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी वाली लाइन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। सो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इतनी बातें समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। बट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। हमेशा ही इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब कोई बच्चा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये है और डेफिनेशन में आपने बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट का डायरेक्शन आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं? तो उसका कारण है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में साइंटिस्ट ने बताया, तो उस समय साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में मालूम था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, समझ में आए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और उसी समय इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमें पता चला, तो हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें ये भी पता चला साथ में कि प्रोटॉन हमारा फ्लो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, एटम के न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस तो एटम का क्या है, इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट से कभी भी चार्ज पार्टिकल जंप करके बाहर नहीं आ सकता है। सो बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला है, ये इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। बट हमने अभी भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस कारण से ही हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही लेते हैं। क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि इनिशियली हमने करंट का डायरेक्शन क्या कंसीडर किया था, हमने ये माना था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। और इस कारण से हम लोगों ने करंट का जो डायरेक्शन, अभी भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मार्क करते हैं। इसी फैक्ट को इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन opposite to the flow of electron, as electrons were not known at the time when the phenomenon of the electricity was discovered first, and the current was considered to be flow of positive charge। जिस समय इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इस कारण से हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। That's why we are considering the direction of conventional current from positive terminal of the battery टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आया? बट इलेक्ट्रॉन का हमेशा ही फ्लो कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहां तक इतनी बातें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, अगर किसी सर्किट से, अब एक वर्ड मैंने बोला है सर्किट, तो कोई बच्चा ये पूछ सकता है मेरे से सर्किट क्या है, तो सर्किट को बोला जाता है इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑन विच करंट फ्लो। करंट जिस क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ पे फ्लो करता है उसको हमें क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। सर्किट को और सिंपलर वे में बोले तो सर्किट एक ऐसा रास्ता है जिससे होके करंट फ्लो करता है। ठीक है, बट ये रास्ता हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये रास्ता क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उस पर चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया
और हमने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ तक फ्लो होगा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो हो सकता है जब आपका ये पाथ क्या हो, क्लोज्ड हो और कॉन्टिन्यूअस हो। तो जिस पाथ पे करंट फ्लो करता है उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसपे बहता है या चलता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बट दैट सर्किट, दैट पाथ मस्ट बी क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। समझ में आई बातें? अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर किसी सर्किट में मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो हम लोग एमीटर के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्विच लगाया, स्विच को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर इधर हमने क्या किया है, एक सेल लगाया है और एक सेल को इस तरीके से कनेक्ट किया है। अब जब भी स्विच को ऑन करना होता है तो यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही डॉट लगाओगे तो यानी कि सर्किट आपका क्लोज होगा, तो आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और आपका ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अब ये पाथ देखो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ही सर्किट को आप स्विच ऑफ करोगे तो ये डॉट हटा देंगे, तो ये पाथ आपका अब क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस है क्या, ये क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो क्या इस पे करंट फ्लो कर सकता है क्या, नहीं फ्लो करेगा। तो हमेशा ही करंट क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ पे ही फ्लो करता है। समझ में आई बात? ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो कर रहा है, जब एक ये इलेक्ट्रिक पाथ क्लोज और कॉन्टिन्यूअस। बट अब अगर मानो कि इस पाथ में तुमको करंट मेजर करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एमीटर फिट करते हैं। एमीटर हमेशा ही सर्किट में जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। इसी फैक्ट को लिखा है, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एंड एमीटर हैज द लो रेसिस्टेंस। एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, लो है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेसिस्टेंस, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस आ गए हैं, तो आपको एक बार फिर से समझाएंगे, इस पूरे लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और हमेशा ही कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। फिर से एक टर्म है सीरीज, और अभी देखेंगे एक टर्म आ गया आपका पैरेलल। इन दोनों के बारे में अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट को समझेंगे। तो फिर से रिकैप करके पीछे हम लोग आएंगे और इस वाले टर्म को मैं फिर से और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो इसको कहा कि एक दूसरे वे से फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, बट इससे तो सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग पता चल रहा है। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट करंट मैथमेटिकली, तो कहा कि इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। किसी भी सर्किट में एक यूनिट टाइम में जितना करंट, जितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor or the quantity of charge flowing through the conductor in unit time। जितना quantity of charge, मान लो कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में q अमाउंट ऑफ चार्ज t टाइम में फ्लो करता है। ठीक है, q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करने में टाइम कितना लगता है, t लिखता है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करा होगा, I इज इक्वल टू q अपॉन t, वेयर q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड t इज द टाइम टेकन। ठीक है ना, एंड I इज द करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, क्योंकि एंड्री मैरी एम्पियर ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। सो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एंड्री मैरी एम्पियर, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, अब यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। हमेशा ही एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है कि हाँ, वो चार्ज के लिए था। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q इज इक्वल टू NE, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जरा 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या है? ठीक है, सो अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है,
दैट मीन्स दैट कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, किसी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो, दैट मीन्स दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी फैक्ट को लिखा है 1 एम्पियर इज द करंट flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो उससे 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। इसका डेफिनेशन कहां से पता चलता है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। समझ में आई बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं डाउट है? ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि क्लास के ड्यूरेशन में मैं कॉन्टिन्यूसली कम से कम नहीं तो 40 से 45 मिनट बताता रहता हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इतना आसान नहीं है किसी भी आदमी को 40-45 मिनट टॉलरेट करना, उसकी बातों को सुनते रहना और समझने का भी ट्राई करते रहना, क्योंकि जनरली जो क्लासेस वगैरह चलती है ना तो वहाँ पे हंसी मजाक भी चलता रहता है। उस क्लास में क्या होता है, मैथ्स भी बन रहा है और हंसी मजाक भी हो रहा है, तो टाइम 1 घंटा कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। बट यहाँ का 1 घंटा टाइम कैसे कैसे निकलता है आपको एकदम से पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक टीचर कॉन्टिन्यूस खड़ा होकर आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा है, एक दूसरे से बात कर लो। तो पूरे की 1 घंटे में 1 घंटे मैं आपको क्या करता हूँ, पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। 1 मिनट का भी टाइम नहीं देता हूँ कि आपको आपस में बात कर लो। और जनरली ऐसा सिचुएशन टीचर नहीं क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इस तरीके से सामने में बैठ जाते हैं और या तो बताते रहते हैं या किसी के नोटबुक में क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, या नोटबुक में भी नहीं लिखते हैं तो बोर्ड पे लिखते रहते हैं। जब बोर्ड पे लिखते रहते हैं तो बच्चे आपस में क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो थोड़ी टीचर को ध्यान से देखते हैं कि क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, वो तो अपने बात में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, टीचर को लिखना पड़ता है। तो टीचर तो पूरा 1 घंटा पढ़ाता है और बच्चा कितना पढ़ता है, बहुत कम पढ़ता है। ठीक है, तो वहां पे 1 घंटा निकल जाना बहुत आसानी से निकल जाएगा। बट यहाँ पे 1 घंटा निकलने में एक तो सिलेबस तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत सारे कंटेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको जाके एक बार घर पे रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे तो इतने सारे मैं कंटेंट्स बता देता हूँ कि फिर क्या हो जाएगा, हाँ मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा इधर उधर। तो आपको क्या करना चाहिए, सेम डे जब मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे तो कम से कम आधा घंटा टाइम निकालो और उसको जाके फिर से एनसीईआरटी बुक से एक बार पढ़ डालो। कुछ भी कंफ्यूजन आती है, नहीं समझ में आता है, फिर से आप पूछ डालो। इससे थोड़ा सा मेरा भी पेस स्लो होगा और थोड़ा सा आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी। समझ में आए बात? ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा इसको समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से समझ लो, थोड़ा सा इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक सड़क है ऐसे, और इस सड़क पे पूरी भीड़ लोगों की खड़ी है इस तरीके से। अब ये भीड़ को समझो चार्ज है, ये भीड़ क्या है, चार्ज। अब ये भीड़ खड़ा है, बट अगर यहां से प्रेशर पड़े, ठीक है, तो ये भीड़ किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी के कारण चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं, तो जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग बैटरी से या सेल से जब आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो लोग किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर प्रेशर कम है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपका कोई चार्ज है, चार्ज कह रहा है कोई मटेरियल है, ठीक है, अब इस हर एक इस मटेरियल का बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है,
अब मान लो कि यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रखा हुआ है। अब इस 1 कूलम्ब चार्ज को मैं यहां से धक्का मारना स्टार्ट करूं और धक्का मार के इस पॉइंट तक लाऊं, तो मेरे को धक्का मारने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मैं वर्क करूंगा इस 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक लाने में, जितना मेरा वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इस पॉइंट का। थोड़ा सा और एग्जांपल देके समझते हैं। मान लो यहाँ पे 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज था, ठीक है, और मैंने इसको धक्का मारना स्टार्ट किया और धक्का मारते मारते इसको मैंने इस कंडक्टर के इस पॉइंट तक ले आया। अब इसको यहां से यहां तक लाने में मैंने कितना वर्क डन किया? 9 जूल वर्क डन किया। ठीक है, अब कहा कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको मैंने बताया कि 1 कूलम्ब को यहां से धक्का मार के यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो 3 कूलम्ब को धक्का मार के यहां तक लाने में 9 जूल वर्क किया गया है, तो 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना होगा? तो 3 कूलम्ब को लाने में 9 जूल वर्क किया गया है, इसीलिए 1 कूलम्ब को लाने में 9/3 जूल पर कूलम्ब वर्क किया जाएगा। यानी कि इसको अगर कैंसिल करें तो 3 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो ये जो 3 जूल पर कूलम्ब है ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हमने निकाला? ऊपर में वर्क डन लिखा है, नीचे में क्या लिखा है? चार्ज लिखा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि यूनिट कूलम्ब को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन अपॉन चार्ज ही लिखना पड़ेगा। तभी तो 1 कूलम्ब को लाने में कितना वर्क डन हुआ है इसको हम लोग निकाल पाएंगे। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का कितना होता है, किसी भी कंडक्टर के स्पेसिफिक पॉइंट का क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां पे कितना होगा? ये भी इन्फिनिटी ही होगा ना। तो 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक लाने में अगर 3 जूल वर्क डन किया गया तो यहां तक लाने में भी क्या होगा? 3 जूल ही वर्क किया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है। ठीक है, समझ में आया? और अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या है? उतना ही है। तो इस पूरे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? यानी कि हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और प्रेशर के सेम होने के कारण, इलेक्ट्रिकल प्रेशर के सेम होने के कारण चार्ज क्या भी फ्लो करेगा। मैंने प्रेशर इधर से और इधर से बराबर ही लगा दिया, अब क्या चार्ज फ्लो करेगा? क्या यहाँ पे जो आदमी खड़े हैं क्या किसी डायरेक्शन में जाएंगे? किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दे, प्रेशर का क्या कर दे? डिफरेंस क्रिएट कर दे। प्रेशर का अगर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? तो इधर से प्रेशर लगाएंगे, बट ये मैकेनिकल प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेंगे? तो कहा कि इसको बैटरी से कनेक्ट करो ना, इसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट करो। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इन इन दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा और इसी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या होगा? फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के अक्रॉस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ में आ रही बात? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है तो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, 3 वोल्ट करने का मतलब है कि 3 जूल पर कूलम्ब है। इसी को हम लोगों ने वोल्ट लिख दिया है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डेफिनेशन तो पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो किसी भी कंडक्टर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से 1 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। समझ में आई बात? उसी फैक्ट को लिख रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB between the 2 points A and B is the work done to move per coulomb of charge from B to A, from B to A।
ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर is the amount of work done to bring the unit coulomb of charge from one point to another point। एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी भी कंडक्टर में जितना वर्क डन किया जाएगा, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और इसको मेजर हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एमीटर से कनेक्ट मेजर करते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा ही सर्किट में कैसे लगाते हैं? तो हमेशा ही सर्किट में इसको पैरेलली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पैरेलली लगाते हैं। और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले 1 वोल्ट का डेफिनेशन है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी है, ये वर्क डन अपॉन चार्ज है। सो अगर 1 कूलम्ब चार्ज को किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, then we can say that the potential difference between the 2 point of the conductor is 1 volt। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा था? किसी भी कंडक्टर के, ये मान लो कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक सर्किट बनाया, तो इस कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल क्या किया जाए? वर्क किया जाए, तो कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है। इसी फैक्ट को लिख रहा है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in carrying 1 coulomb of charge, then the potential difference between is called 1 volt। Voltmeter क्या है? It is the instrument to measure the potential difference। It has the high resistance, याद रखना है, and always connected in parallel। ammeter का क्या होता था? रेसिस्टेंस लो होता था and always connected in series। ammeter क्या मेजर करता था? इलेक्ट्रिक करंट। वही पोटेंशियल हमारा वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? तो सेल से क्रिएट होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से हमेशा से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में चार्ज का फ्लो होगा। समझ में आ रही बात? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में समझा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका सबसे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब 2 तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बट एक पॉजिटिव चार्ज अगर एक नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी वाले स्लाइड में हमने एक फार्मूला भी सीखा, Q इज इक्वल टू NE, जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि इट इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। बट हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंसीडर करते हैं वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करते हैं, लेकिन हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और ऐसा क्यों कंसिडरेशंस में किया? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की तो उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी। इसके बाद क्या पढ़ा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना? तो रेट फ्लो ऑफ चार्ज के हेल्प से
आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद क्या हमने पढ़ा, तो एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जा सकता है, और ये भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एमीटर है। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा और पोटेंशियल को समझा। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट करना जरूरी है अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या करवाना चाहते हो, फ्लो करवाना चाहते हो, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन भी हमने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू अनदर, ठीक है ना। और हमेशा ही किसी भी कंडक्टर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट उस डिवाइस से या उस सर्किट से फ्लो होगा। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं, तो अगर उस सर्किट में बैटरी लगा देंगे या सेल लगा देंगे तो हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अब हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहने के कारण उस सर्किट से या उस अप्लायंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ 1 वोल्ट वाली, ठीक है ना। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझने में दिक्कत आएगी तो फिर से एक बार ले सकते हैं स्लाइड को, बट थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाना है ताकि चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं, फिर से कल के सेशन में।